तो सबसे पहले हमारे पास फिजिक्स में टिप्स है, कुछ कुछ बताते हैं। अब इसमें जो सबसे फर्स्ट टिप्स आता है, हमारा जो टिप है वो क्या है, ठीक है, कि मेक समराइज नोट्स ना। पहले आप जितने कुछ भी आप पढ़ चुके हो, अब कुछ नया पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जितना पढ़ लिया फिजिक्स में मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, आपके चाहे तो 70% कोर्स कंप्लीट हो चुके हो या 80% हो चुके हो, वो मोर देन सफिशिएंट है। उससे अब ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़ो। जो पढ़ लिया उससे ही आपको बस करना है रिवाइज। ठीक है। यस सर। अब देखो इसमें क्या क्या आपको जरूरी होता है। बहुत जगह आप फंस जाते हो को आपको मिलता है वेक्टर। ठीक है, फिजिक्स में आपको बहुत जगह एनकाउंटर मिलेगा, वेक्टर का यूज करना पड़ जाता है। अब देखो वेक्टर में प्रॉब्लम क्या होता है, साइन अगर आपने सही नहीं पुट किया है तो प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है। तो वेक्टर एक ऐसा चैप्टर है जो कि पूरे फिजिक्स में हर चैप्टर में आपको उसका यूज पड़ेगा। तो अगर वेक्टर पे कंसेप्ट अगर आपका अच्छा है तो आपके बहुत से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। अब देखा जाए तो इसमें चैप्टर कौन कौन से होते हैं। जैसे अगर हम क्लास लेंथ की बात करो तो आपको मिल जाएगा काइनेमेटिक्स। डायनेमिक्स में आ जाओगे तो आपको मिल जाएगा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ लॉ में आ जाएगा आपका वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा, इसके बाद आप डायनेमिक्स में पढ़ सकते हो सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन आ गया आपका। आपका आ गया ग्रेविटेशन आ गया, ये सब चैप्टर में। फिर आप आगे बढ़ोगे तो आपको मिलता है क्लास 11th में अगला टॉपिक, फिर आता है, इसको कहते हैं हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। फिर उसके बाद आप आओगे फिर आप 11th की बात करो तो एक एसएचएम मिलेगा, फिर आपको मिलता है वेब। ठीक। 12th में आपको मिलता होगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये ऐसे चैप्टर्स है ना, ये सब चैप्टर्स जिसमें आपको ना थोड़ा सा ज्यादा कंसेप्ट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, यानी ये चैप्टर्स ऐसे हैं जहां पर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ये फिजिक्स के वो चैप्टर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा भी आप देखोगे बहुत से चैप्टर है जो मैंने अभी नहीं बताया, वो चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें आपको थोड़ा कम मेहनत करने की जरूरत है। ये चैप्टर्स ऐसे हैं जहां पर आपको बहुत ज्यादा थोड़ा मेहनत करने की जरूरत पड़ जाती है। तो अगर आपसे आपके में भी हो सकता है इस चैप्टर में आ गया होगा, जैसे मैंने कहा कि एक ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन भी इसी चैप्टर के अंदर आता है। ठीक है, यस सर। तो आपको हो सकता है कि ग्रेविटेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी होती है अभी। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करो ना, तो इसको बताते हैं। आपने जो भी अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाया होगा या फिर एक फॉर्मुला शीट बनाया होगा, ऐसा कुछ बनाया आपने यस। फॉर्मुला शीट। यस सर। ठीक है, तो देखो मैं एक चीज कहता हूँ ना, चीज जब भी फॉर्मुला शीट बनाओ, जहां पढ़ते हो ना उसके सामने जरूर A4 शीट चिपका कर रखो वहां पर। ठीक है, कितने फॉर्मूले अपने अपने हैंडी टेन फॉर्मूले बना के सामने जरूर रखो। उससे क्या होता है कि हम डेली डेली हम ना नोटबुक खोल के देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम कभी मालूम कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं और इंस्टेंट पे कोई फॉर्मूला या आ गया, ठीक, हमें फॉर्मूला नहीं याद है, तो हम उस इंस्टेंट पर हम फॉर्मूला देख सकते हैं। इससे क्या होता है कि आप धीरे धीरे मॉक टेस्ट देते जाओगे ना, तो वो फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। क्योंकि आपको दिखेगा ना कि एक मॉक टेस्ट हुआ, इसमें एक पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज हुआ, थर्ड से फोर्थ मॉक टेस्ट दोगे आपको फिर से वही फॉर्मूला यूज आपको मिल जाएगा यूज करने के लिए। तो क्या यस देखोगे ना, सर। तो हाँ, इससे क्या होता है ना कि धीरे धीरे फॉर्मूला याद हो जाता है हमें। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपना एक ना फॉर्मूला शीट जरूर बनाओ। ठीक है, और उसमें जितने भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको हाईलाइट जरूर कर लो। जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ ना, हाईलाइट कर लिया चीज़ों को हाईलाइटर का यूज करके, तो वैसे भी आप हाईलाइट जरूर कर लो चीज़ों को। जैसे मान लीजिए यस सर। जैसे टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, तो जैसे टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ कर लिया और उसको ऐसे हाईलाइट कर लिया। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला तो काफी छोटा है, देखोगे ना टॉर्क को लिखते हैं ना आर क्रॉस एफ, लेकिन इस पे यस सर। क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है। जैसे कि लास्ट ईयर क्वेश्चन इसी पे आ गया था, टॉर्क पूछ लिया था हमसे, हमें आर गिवन था और हमें फोर्स पूछा हुआ था। तो फॉर्मूला छोटा सा है लेकिन कुछ भी आ सकता है नीट में। ठीक है, और दूसरी बात बता रहे हैं, नीट में 80% क्वेश्चन ईजी होते हैं। 80% क्वेश्चन आपने अगर थोड़ा सा थ्योरी अच्छे से पढ़ा होगा और आपको एटलीस्ट फॉर्मूला सब अच्छे से याद है, ठीक है, तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे वहां पर। ठीक यस है, सर। उसके अलावा क्या होता है ना कि आपको कुछ कुछ चीजें मिलती हैं, बहुत सी चीजें होता है जहां पर आप फंस जाओगे। कैसे, जैसे बता सकता हूँ आपको, यूनिट में। ठीक है, यस सर। कभी कभी ना हमें यूनिट में फंस जाते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है क्या होता है। तो आपको कभी ना कभी फिजिक्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पर क्या होगा ना कि जो ऑप्शंस लिखा होगा ना, ऑप्शन में डाटा सेम लिखा होगा। मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, या फिर मान लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
और हमसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखोगे बहुत सी चीजें तो हम यूनिट देख के भी हम चीजों को मतलब वो ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होगा मीटर, तो हमने जैसे ऑप्शन चेक करेंगे हमें मिल जाएगा कि एक ही ऑप्शन है जहाँ पर मीटर लिखा है, बाकी में कहीं पर उसने मीटर पर सेकंड लिख दिया है, कहीं पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया है, तो ऑप्शन तो ऐसे ही हो गया एलिमिनेट। तो यूनिट ना बहुत ध्यान देना, कभी कभी क्वेश्चन बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए ऑप्शन देके भी हम टिक मार सकते हैं। यस सर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन नीट में होते हैं। ठीक है, वो पेपर इस टाइप से बनाया जाता है कि अगर आप उसे सॉल्व करने बैठो तो हो सकता है कि आपको 5 मिनट्स लग जाए, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा अगर यूनिट पे ध्यान दे दिया ना तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, उसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं वहां पर। तो यस जितने सर। भी एक्सप्रेशन होते हैं ना, यूनिट्स पे जरूर ध्यान रखना एक बार। ठीक है, अब दूसरी बात बताता यस है। सर। सिंपल सी बात है, फिर से वही बोलते हैं, लिस्ट ऑफ द कंसेप्ट, जितने कंसेप्ट है सबको एक जगह लिस्ट डाउन कर लो। जैसे मान लो कि अभी हमने पढ़ा होगा, मान लो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना लिया, उसका छोटा सा एक रे डायग्राम बना लिया, उस पे उसके जितने फॉर्मूले होते हैं, जैसे एक फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, दो फॉर्मूला होता है कंपाउंड ऑब्जेक्ट के लिए, तो वो दोनों फॉर्मूले जरूर लिख लो। ठीक, और हो सके तो एक चीज ट्राई करना हमेशा, अगर कोई कॉन्सेप्ट तुम्हें अगर टफ लगता हो, ठीक है, तो उस कंसेप्ट को जब भी अगर फॉर्मूला अगर हम याद कर रहे हैं ना, तो कोशिश करो कि उस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल कर लो। ठीक है, अगर कहीं ऐसा अगर न्यूमेरिकल कहीं मिल जाता है तो इससे क्या होता है ना कि हमें वो फॉर्मूला याद हो जाता है। नहीं तो बहुत बार ऐसा होगा ना कि तुम्हें एग्जाम में, ये मतलब मैंने देखा बहुत लोगों के साथ। यस सर। ठीक है, बहुत लोगों के साथ क्या होता है ना कि हमें फॉर्मूला तो याद है, ठीक है, बहुत अच्छे से फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन हमने पढ़ा, और हमें ये भी पता चला कि हाँ ये क्वेश्चन आया, हमने पढ़ा था, फॉर्मूला भी याद है, हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठे हैं तो हमसे हो नहीं रहा है। ठीक है, बहुत बार क्या होता यस है सर। हम कर नहीं पाते, फॉर्मूला याद है फिर भी हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं वहां पर। तो इसलिए जरूरी क्या, सबसे जरूरी बात यह है कि जब भी फॉर्मूला को अगर अगर पढ़ते हो तो उस पर एक न्यूमेरिकल जरूर ट्राई कर लो। अगर आता है अच्छे से तो करने की जरूरत नहीं है। ये किसके लिए मैं कर रहा हूँ, जो थोड़े टफ प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, यानी जो आपके, ठीक है, जो आपके टफ कंसेप्ट होंगे ना, जो आपके टफ कंसेप्ट होते हैं, या फिर कह सकते हो जो टफ आपके फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, यस सर। इसके लिए टिप्स क्या है ना हमेशा, कि इसको हमेशा कह सकता हूँ कि एक मिनट, इसको इसको लिख लो, इसको हमेशा याद रखो विथ एग्जाम्पल। ठीक है, हमेशा एग्जाम्पल के साथ याद रखना। ठीक है, देखिए क्या होता है, जनरली लोग ना मतलब टफ प्रॉब्लम्स में एग्जाम स्टक कर जाते हैं, या फिर उस क्वेश्चन के पीछे फॉर्मूला तो पता है भी है, हम यूज भी कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पाता है। वो इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हमने सिर्फ फॉर्मूला याद किया था, उसको हमने कभी अप्लाई नहीं किया था। जब अप्लाई करते हैं तो देखो एक प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, 10⁻³ +5, ऐसे टर्म में ना बहुत लोग हमेशा फंसते हैं। और देखो ना वहां पर कभी कभी एग्जाम्पल कैसा दिया होता है हमें। ठीक है, जैसे मान लो अगर एक हमें कभी कभी मान लो कोई क्वेश्चन आया ना, और उसमें जो एग्जाम्पल लिखा है वो कुछ इस टाइप से है, 0.01। ठीक है, ऑप्शन बी लिखा है मान लो 0.001, ऑप्शन सी लिखा है 0.1, और ऑप्शन डी लिखा हुआ है मान लो हमारे पास ओनली 1। तो ऐसे क्वेश्चंस में भी बहुत लोग स्टक कर जाते हैं। ठीक है, वो प्रॉब्लम तो सही सही सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन वो लास्ट में इस बात पे कंफ्यूजन हो जाता है कि 10 टू द पावर को वो सही से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और उनका आंसर 0.01 की जगह 0.001 भी आ जाता है। यस सर। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन में बहुत मिलेंगे जहां पर ऐसे ऑप्शन कुछ इस टाइप से दिए हो। ठीक है, या फिर ऑप्शन आपको हो सकता है कि कुछ इस टाइप से दिया हो, कि मान लो ऑप्शन में ए लिखा हो 10⁻⁻² लिखा होगा, ऑप्शन बी में हो सकता है 10⁻² लिखा हुआ होगा। ठीक है, ऐसे ही प्रॉब्लम बहुत जगह मिलेंगे जहाँ पर लोग हमेशा फंस जाते हैं। यहाँ पर मान लो 10⁻³ लिखा है, और ऑप्शन डी में मान लो 10⁻⁴ लिखा है, तो यहाँ भी बहुत लोग स्टक करते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हमने एक सिर्फ फॉर्मूला पढ़ा है,
कभी प्रॉब्लम सॉल्व को हमने ट्राई नहीं किया है उससे बेस्ड, तो ये जरूर करना ट्राई। ये इसके लिए बता रहा हूँ, यस ये सर। सिर्फ जो टफ फॉर्मूले होंगे उनके लिए। जो सिंपल फॉर्मूले होते हैं वो हो जाते हैं जल्दी। ठीक है। थर्ड पर आता है कि यस सर। सॉल्विंग प्रॉब्लम ना, आप प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे। जैसे कि अब जैसे मेरे बताओ कि क्या कभी किसी चीज की वेवलेंथ, या फिर ऐसे बताता हूँ, हाँ, क्या वेवलेंथ, क्या वेवलेंथ कभी 100 मीटर आ सकती है। जैसे मुझे बताओ कि अगर मैं सिंपली पूछूं कि रेड कलर की वेवलेंथ कितनी होती है 3600। नैनोमीटर में। नैनोमीटर में आई थिंक ये 700 नैनोमीटर होती है। ठीक है। या इसको लिख सकते हैं हम 7, या इसको 7000 एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 7000 × 10⁻⁻10 मीटर। यस सर। तो देखना हमेशा वेवलेंथ है ना, ये नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में ही होगा, मतलब 10⁻⁹ या 10⁻10 में ही आएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा हो तो 10⁻⁻7 में आएगा। ये कभी भी 10⁻2 10⁻3 नहीं आने वाला है। ठीक है, वेवलेंथ, क्योंकि वेवलेंथ ना काफ़ी छोटी चीज़ है। ठीक है, तो वेवलेंथ कभी भी आपका मतलब 10⁻2 100 1000 ऐसा कभी नहीं आ सकता है। ठीक है, तो कभी कभी जब हम प्रॉफिट से बता रहे हैं, वही ऑप्शन वाली बात कर रहे हैं, कि कभी मान लो कोई क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करो। सर आवाज सही नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा। अभी आ रही है। हाँ, अब बताओ, अभी आ रही है आवाज। यस सर। तो याद रखना कि कभी भी वेवलेंथ की वैल्यू ना 10⁻10 100 1000 ऐसे नहीं आती है। वो हमेशा 10⁻−10 -7 या -5 के फॉर्म में ही होगी। तो ऑप्शन भी देख के फिर से बता रहे कि भाई, कि ऑप्शन भी देख के आप चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हो। वहाँ पर मान लो ऑप्शन में लिखा है 1000 मीटर, मान लो हमारी वेवलेंथ आ रही है 1000 मीटर या 10 मीटर, और एक ऑप्शन में लिखा है 10⁻⁹ तो याद रखो हमेशा कि वेवलेंथ हमेशा बहुत छोटी क्वांटिटी है ना ये, तो ये हमेशा 10⁻⁻6 फिर से कटने -7। लगी आवाज। फिर से कट रही है आवाज, एक यस मिनट रुक सर। जाओ। अभी आ रही है। यस सर हमारी। तो कभी, तो याद रखना कि हमेशा लैम्डा ना हमेशा 10⁻−10 -7, यानी ये जो वैल्यू होगी ना, ये 10⁻100 मीटर कभी नहीं होगी। इसकी वैल्यू हमेशा आएगी 10⁻−7 या फिर 10⁻−8 या 10⁻−9 या 10⁻−10 मीटर में ही आंसर आता है हमेशा। तो वेवलेंथ को कभी कभी हम ऑप्शन भी देख के चीजों को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक। अब फिर दूसरी बात वही कहें कि हमेशा जब भी किसी चीज को हाईलाइट करो कोई फॉर्मूला को, तो उसके रेस्पेक्टिव यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, उसके साथ के साथ याद रखना। मतलब हमेशा उसको यूनिट के साथ याद रखना हमेशा चीजों को। ठीक है। यस। कभी देखना, कभी जब पेपर सॉल्व करोगे तो एक दिन हम भी इस पे भी अलग से कर लेंगे सेशन छोटा सा। ठीक है, कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन के फॉर्म में। ठीक है, कि यस क्वेश्चन सर। कितने सिंपल सिंपल से आ जाते हैं कभी कभी। यस सर। ठीक है, अब देखो इसके बाद आती है ना कि हर फिजिक्स का हर प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं होता है। कुछ प्रॉब्लम इजी होते हैं, कुछ थोड़े से आपके मॉडरेट लेवल के होते हैं, और फिर आपको कुछ बहुत डिफिकल्ट मिलते हैं क्वेश्चंस। और ऐसा आपको ना हर चैप्टर में मिल सकता है। जैसे अगर सिंपल चैप्टर स्टार्ट करो अगर आप ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन में स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट थोड़ा इजी है। ठीक है, कि फोर्स बिटवीन टू मास क्या होता है वो हमें पता है, जी F = G m1m2/r²। यहाँ तक ठीक है। यस सर। फिर हम आगे बढ़ोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, ठीक है, स्केप वेलोसिटी कितनी होती है, ये हमें थोड़ा इजी होता है बात जब। लेकिन जब इसी पे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते चले जाओगे, तब क्या होगा ना, जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, तो आपको फॉर्मूला भी थोड़ा, आपको कुछ नए नए फॉर्मूला आप एनकाउंटर खोलोगे, आपको नए नए फॉर्मूले मिलेंगे,
और उस पर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ना वो भी टफ मिलेंगे। तो सबसे पहले याद रखो कि हर चैप्टर का इजी जो फॉर्मूला है, जो सिंपल फॉर्मूला है, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यानी सबको सबसे पहले आपको इजी फॉर्मूला तो हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, डिफिकल्ट फॉर्मूले नहीं याद होते हैं कोई बात नहीं, ये बहुत के साथ प्रॉब्लम होगा। ठीक है, यस लेकिन सर। एटलीस्ट जो इजी फॉर्मूले होते हैं ना, ये सबको याद होते हैं, तो वो हमें भी आने चाहिए, और उस पर जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो हमें आने चाहिए। ठीक है, तो जो क्वेश्चन इजी होते हैं उसमें क्या जो होता है, उसमें कोई डायरेक्ट एप्लीकेशन यूज हो जाएगा। ठीक है, या उसमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, उसको हम डायरेक्टली फॉर्मूला रख के भी आंसर आंसर हमारा आ जाता है। ठीक है, ये भी चीजें कैसे आएगी, ये भी चीजें को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आ ही जाती है, या फिर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपका हो जाएगा। दूसरा बात आता है कि इसके बाद सेकंड चीज कहते हैं, जिसको कहते हैं थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम होता है। ठीक है, टफ प्रॉब्लम को क्या क्या कहते हैं कि उसमें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना है, वो आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर कभी क्वेश्चन लिखा है कि फ्रिक्शन फ्रिक्शन लिखा है ना, फ्रिक्शन लिखा है और उसके बाद 4 ऑप्शन दिया है। मान लो फर्स्ट ऑप्शन में ऐसा लिखा है कि इट ऑलवेज अपोज द मोशन। ठीक, दूसरा ऑप्शन लिखा है कि इट सपोर्ट्स मोशन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हो सके तो ऐसा लिख सकता है कि इट मे सपोर्ट और अपोज द मोशन। ठीक है, तो ये कैसे क्वेश्चन है जो कि आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ कोई फॉर्मूला काम नहीं आने वाला है, यहाँ आपने चीजों को कितनी अच्छे तरीके से समझा है वो काम आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर यस भी सर। बहुत लोग फंस जाते हैं कि कोई फॉर्मूला तो है नहीं कि बट सारे वैल्यू को पुट किया, आंसर आया। ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है, तो वहां भी लोग फंस जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए बस वही है कि एनसीईआरटी अगर पढ़ रहे हो, ठीक है, चलो प्रिपरेशन जो भी पढ़ लियो, तो अच्छे से चीजों को करना रिवाइज। ठीक यस है, सर। और थर्ड पॉइंट लास्ट में फिर हमारा जो जो चीज आती है उसे हम कहते हैं डिफिकल्ट। ठीक है, ये प्रॉब्लम ऐसे है जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड पे भी क्वेश्चन नहीं है कि हमें बस कोई फॉर्मूला लगा दिया, रख दिया, आंसर आ गया। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको 2 से 3 फॉर्मूला यूज करना पड़ जाए, तो मैक्सिमम 2 फॉर्मूला यूज करना पड़ जाए। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम को हम कहते हैं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, वो एक फॉर्मूला पे रख के क्वेश्चन का आंसर नहीं आता हमारा। पहले एक फॉर्मूला रखेंगे, वहां से कुछ वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे, और उस वैल्यू को हम दूसरे फॉर्मूला में रख के हम आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम को हम थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि याद रखना हमेशा ग्राफ्स ग्राफ वगैरह याद है सबके, जैसे बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं इसमें हमें ग्राफ वगैरह पता होना चाहिए। जैसे अगर एसी चैप्टर पढ़ा हुआ है अच्छे से, हाँ, सर थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। तो जैसे अल्टरनेटिंग करंट में ना, जैसे बता रहा हूँ, जेई में क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा इजी क्वेश्चन। जैसे कहता है कि एक इंडक्टर, ठीक है, इसे कहते हैं इंडक्टेंस। मान लो एक्स, इसको एक्स एक्सएल। ठीक, और एक होती है फ्रीक्वेंसी। तो इधर मेरा एक्सएल लिखा हुआ है और इधर मुझे फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, ऐसे मुझे 4 ग्राफ दिए हुए हैं, तो पूछा जाता है कि इनमें से करेक्ट ग्राफ कौन सा है। ठीक है, चलो कोई नहीं, याद रखना, छोटे फॉर्मूले मेरे बताता हूँ ना इसमें, ये सब चीजें याद रखना। तो इसका जो यस ग्राफ होता है, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, एक्सएल को कैसे लिखते हैं, इसे लिखते हैं ओमेगा एल, और इसे ही लिखते हैं हम 2 पाई एफ इंटू एल। तो यहाँ देखोगे जो एक्सएल है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे फ्रीक्वेंसी के। ये जो एक्सएल है, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, यानी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी हमारा एक्सएल भी बढ़ेगा। तो देखो, हमें क्या है, हमें फॉर्मूला तो पता है, लेकिन इससे बेस्ट कभी ग्राफ आ जाता है तो हमें नहीं पता होता है। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी हमारा एक्सएल ही बढ़ना है, तो इसका ग्राफ ऐसे जाता है। एक्सक्यूज तो सर। ऑफ हेलो। सर यस सर। हाँ, अभी 32 इयर्स का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने पर कैसा रहेगा? देखो क्वेश्चन तो अगर जैसे एमटीजी की बुक आती है, बहुत सी आती है, अरिहंत की बुक आती है, आप लोग तो आपको अराउंड हर चैप्टर में अराउंड 50-60 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो क्या इतना टाइम है, यस सर। इतना टाइम है कि क्या कि मतलब पूरे फिजिक्स को देख लो तो आई थिंक 25 चैप्टर्स हैं। तो क्या पॉसिबल है कि हम नहीं है सर। 25 चैप्टर्स कर सकें? ठीक है, पॉसिबल नहीं है। हाँ देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको क्वेश्चन मत करो, कर सकते हो, अब उतना टाइम नहीं है, लेकिन
देखो क्वेश्चन वही करो जो नहीं आते हमें, उसमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो हमें आते हैं, हम कर सकते हैं ना, और हमने किया भी है। तो ऐसे क्वेश्चन को मत करो ना फिर से, उसे बार बार करने की क्यों जरूरत है, वो तो हमें आता ही है। हम क्वेश्चन कौन से करेंगे जो हमें नहीं आता है या जिसमें हम फंसते हैं, मतलब कंसेप्ट वाइज हम थोड़ा सा स्टक कर रहे हैं, हम बस वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो आते हैं उस पर फिर से टाइम देने का कोई मतलब नहीं है लास्ट टाइम पे। ठीक है, और लास्ट टाइम पे मैं एक चीज पहले से कहूँ कि फॉर्मुला शीट बना के रिवाइज जरूर करो। ठीक है, पूरी फॉर्मुला शीट बना के, फॉर्मूला हमेशा सामने होना चाहिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ फिर से 20 से 80% क्वेश्चन फॉर्मुला बेस्ड ही होते हैं। नीट में ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो एटलीस्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, और हर फॉर्मूला पे एक न्यूमेरिकल जरूर जरूर मतलब जरूर ट्राई करना। ठीक, और यस अभी सर। तो, और अभी तो मॉक टेस्ट भी शायद दे ही रहे हो कहीं ना कहीं का, एलएन का, आकाश का, जो भी दे रहे होगे। ठीक है, तो देखना कि उनके टेस्ट सीरीज भी होंगे ना, तो हर टेस्ट सीरीज में दो टेस्ट सीरीज के बाद ना क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं ना कि मान लो अगर मैंने फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया, मान लो मेरे 720 में मान लो 200 ही आ रहे हैं, तो ऐसा ना, ऐसे नहीं होना कि मतलब एक डिप्रेस नहीं होना है कि मेरे तो 200 ही आ रहे हैं, नहीं। अगर आप आज फर्स्ट टेस्ट में आपका 200 आया ना, नेक्स्ट टेस्ट में आपके 240 हो जाएंगे। ठीक है, और ये ना ग्राफ धीरे धीरे ना इंक्रीज कर जाता है, मतलब बहुत रैपिडली इंक्रीज करता है। 240, फिर आप 300 पहुंच जाओगे, फिर आपका 350, 400। तो आप अगर मतलब 8 से 10 मॉक टेस्ट दोगे तो देखना आप में कितना डिफरेंस आ जाएगा टेस्ट देने के बाद। और एक बात ये हमेशा कहते हैं कि जब भी एक मॉक टेस्ट दे दिया करो, मॉक टेस्ट देने के बाद उसके सॉल्यूशन देख को जरूर एनालाइज करो कि हमें हमारा आंसर कहाँ गलत हो रहा है, या हमने किस चैप्टर्स के प्रॉब्लम्स हमसे नहीं हो पा रहे हैं। उस चैप्टर के प्रॉब्लम्स नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर से उस चैप्टर के फॉर्मूला को एक बार फिर से करो रिवाइज। और जो हो जा रहे हैं उनका भी कुछ खास समय करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नहीं हो रहे हैं उसके फॉर्मूले को जरूर रिवाइज करो। ठीक, फिर मैंने अभी जैसे मैं बताया था कि ग्राफ वाले क्वेश्चन ना, ग्राफ वाले क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना, एग्जाम में 2-3 ग्राफ तो जरूर पूछा जाता है। ठीक है, यस हाँ, तो ग्राफ वाली चीजें हमेशा याद रखना। ऐसे ही प्रॉब्लम्स को हम लोग टफ प्रॉब्लम्स करते हैं जहाँ पर ग्राफिकल क्वेश्चन आ जाते हैं हमें। ठीक है, अब वो भी डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अब देखो, अच्छा, कितने लोग हैं जब भी मॉक टेस्ट देते हैं तो कैलकुलेटर यूज करते हैं, कभी यूज करते हैं टेस्ट देते समय, या फिर जब हम फिजिक्स का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हैं उसमें कैलकुलेटर का यूज करते हो या नहीं करते हैं? नहीं करते सर। नहीं करते हैं। बहुत लोग करते हैं ना, बहुत लोग क्या होता है ना, मुझसे बायो ग्रुप से हैं तो उसमें थोड़ा स्टक लगता है कि कौन कैलकुलेशन करेगा। तो सोचते हैं कि चलो बस आंसर तो हमें चेक करना ना कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमने फॉर्मूला सही लगा लिया और कैलकुलेशन हम कैलकुलेटर चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं आंसर सही आ गया उनका, तो उन्हें लगता है कि हमें तो प्रॉब्लम आ गया करना, हमारा आंसर भी आ गया। लेकिन गलती क्या होती है ना कि वो कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, अपने माइंड के कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो, हो सकता है ना कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में उसके उनके खास मार्क्स आ जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि वो लोग कैलकुलेटर यूज करते हैं। तो पहला एक पॉइंट ये भी याद रखना कि कैलकुलेटर का यूज हमेशा अवॉइड करो। ठीक है, हमेशा यस कैलकुलेटर का यूज कम करोगे, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ठीक है, कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे कैलकुलेशन सॉल्व करने चले जाओगे तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी, इसमें कोई भी कैलकुलेशन करने की स्पीड बढ़ जाएगी। और नीट के एग्जाम में स्पीड बहुत मैटर करता है। ठीक है, कोई स्टूडेंट एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 मिनट्स लगाता है, अगला स्टूडेंट उसी क्वेश्चन को 2 मिनट्स में भी सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ जितने 2 मिनट्स में सॉल्व कर लिया उसका टाइम सेव हो गया, अब उस टाइम को किसी अदर क्वेश्चन में यूटिलाइज कर सकता है। तो ये कैसे आता है, ये आता है कि कैलकुलेटर का यूज ना करें, जितना माइंड में आप कैलकुलेशन करो उतना अच्छा है। ठीक है, तो कहते हैं कि कभी भी फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करना तो हमेशा एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा करो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन। ठीक है, और अभी क्या होगा ना, अभी आप मान लो कोई टफ क्वेश्चन, थोड़े टफ टफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या फिर कैलकुलेशन सॉल्व कर रहे हैं, नीट के एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना उसका डाटा इस टाइप का सेट किया हुआ होता है ना, ऐसा वो डाटा बनाया जाता है कि आपका कैलकुलेशन बहुत कम हो। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम एक चीज सिंपल करते हैं कि 80% ऑफ 200 कितना होगा, अगर कहें 80% ऑफ 200। ठीक है,
तो हमें दिखने वाला ना कि ये ऑप्शन बड़ा किस टाइप से लिखा हुआ है, लेकिन जब इसे सॉल्व करोगे ना तो ये बड़ा इजी हो जाता है। इस पे जो आंसर आने वाला है ना वो बड़ा सिंपल आंसर आएगा, 160। ठीक है, तो डाटा को एग्जाम में ऐसा बनाया जाता है कि सही से अगर कैलकुलेशन करोगे तो आंसर भी इसी टाइप में आएगा ना। ना ही आंसर तुम्हारा डेसिमल में आने वाला है, ना ही आंसर हमारा फ्रैक्शन में आने वाला है, एक प्योर इंटीजर बन के आता है। ठीक है, तो वो एग्जाम में डाटा भी ऐसा ही बनाया जाता है, ऐसा ही नंबर रखा जाता है कि ताकि स्टूडेंट को प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, तो अच्छा बात है। यस हाँ, इससे अच्छा बात है कि अगर प्रैक्टिस खुद से कर रहे हो, कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, तो बहुत अच्छा बात है। ठीक है, एग्जाम में तुम्हें ना, और तुम्हें एग्जाम में ऐसा लगेगा ना कि प्रॉब्लम और भी काफी इजी है, वहां भी हमें टाइम नहीं लग रहा है करने में सॉल्व। ठीक है। हाँ, अब आते हैं कौन से चैप्टर ऐसे हैं ना जो कि बहुत टाइम कम लेता है हमें और स्कोरिंग हम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले एक आता है क्लास 12th में, होता है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो कि स्टार्ट होता है हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से। ठीक, फिर एटम्स चैप्टर आएगा, न्यूक्लियस चैप्टर आएगा, फिर आप इधर चले जाओगे सेमीकंडक्टर, लॉजिक गेट्स, यहाँ तक इतने टॉपिक हैं। यस ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इस पे, कोई ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता नहीं है। और इन चैप्टर्स को मिला के अराउंड आउट ऑफ 45 में से 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ इन्हीं चैप्टर से आ जाता है। ठीक है, तो इसमें बस थोड़ा सा अगर आप यूज करोगे ना, अगर आप थोड़ा सा लिटिल अप्रोच, थोड़ा सा अप्रोच करोगे, अगर मतलब वर्क करोगे, तो आपके 8 से 10 क्वेश्चन सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब समझ लो कि आपके 40 से 40 मतलब 30 से 40 क्वेश्चन आपके यहीं से आ जाते हैं नीट में। ठीक है, और यस ये टॉपिक ऐसा है जो एग्जाम में आपको हमेशा मिलेगा। हो सकता है किसी एग्जाम में कैनेमेटिक्स से क्वेश्चन आए, हो सकता है इस सेशन में कैनेमेटिक्स से क्वेश्चन आए, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स से श्योर शॉर्ट है, क्वेश्चन रहता ही रहता है ये। ठीक है, ये 100% होगा कि तुम्हें से क्वेश्चन मिलेंगे। तो ऐसे चैप्टर को हमेशा पढ़ के जाना, छोड़ना मत ऐसे चैप्टर्स को। तो क्या होता है, लोग ना यस लास्ट टाइम पे आके ना छोड़ देते हैं ना कि कौन पढ़ता है मॉडर्न फिजिक्स, चलो हमने इतना पढ़ लिया, मोर देन सफिशिएंट है, लास्ट के 2-3 चैप्टर नहीं पढ़ते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि लास्ट के चैप्टर से सबसे इजी चैप्टर से, और क्वेश्चंस भी यहाँ से 100% पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को याद रखना, मॉडर्न फिजिक्स को कभी छोड़ के मत जाना। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन आता है इस पे। लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो वहां भी मतलब मेरे साथ 8 से 9 क्वेश्चन मुझे वहां से मिले थे। ठीक है, मतलब 8 से तो मुझे सर 10 से 11 क्वेश्चन थे। हाँ, सर मॉडर्न फिजिक्स के लिए ये मॉड्यूल सफिशिएंट है? सफिशिएंट है। ठीक है, और यस सर एक काम ट्राई करना हमेशा कि क्वेश्चन पता है कब के कब से ट्राई करने हैं, 2008 से लेकर 2016 तक यस के सर क्वेश्चन। अगर ऐसे क्वेश्चन कहीं मिल जाते हैं ना कि प्रैक्टिस कर रहे हो, देखना यहाँ से क्वेश्चन में डायरेक्टली डायरेक्टली पूछ लेते हैं कभी कभी। सीधा जो क्वेश्चन यस 2008 सर में पूछा हो गया उसी क्वेश्चन को हो सकता है ऐसा रिपीट कर ले। ये बहुत बार होता है नीट में। ठीक है, वैसे कोई खास जरूरत नहीं है, फॉर्मूला बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है फॉर्मूला सीट बना के रखना। ठीक है, फॉर्मूला हमेशा याद रखो, और जो चैप्टर्स टफ है उनको हमेशा फ्रिक्वेंटली देखते रहो, उन सारे फॉर्मूले को जो याद है उसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे चैप्टर्स जो हमें याद है पहले से उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो चैप्टर्स हमें टफ लगते हैं ना उसके प्रॉब्लम को, फॉर्मूले को हमेशा एक दिन मतलब गैप करके आप उस फॉर्मूले के बाद जरूर एक बार देख लिया करो। या फिर यस जब सर भी मॉक टेस्ट देने बैठते हो तो उससे पहले एक बार फॉर्मूला को जरूर रिवाइज किया कर दे। ठीक है, और मॉक टेस्ट देने के बाद हमेशा इलाज जरूर करना, क्योंकि मैं मॉक टेस्ट भेजता हूँ साथ में उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन भेज देता हूँ। तो पहले मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लो पूरा। ठीक है, 3 आवर्स में कंप्लीट कर लो, और उसके बाद ही फिर सॉल्यूशन को देखना। ठीक, यस सर अच्छा, ये तो हो गया। ठीक है, फिजिक्स में इतना कुछ है पढ़ने का। अब दूसरी बात आती है ना कि अभी जब हमारा एग्जाम होगा, ठीक है, तो एग्जाम का टाइमिंग कितने बजे होता है, कुछ याद है? नीट का पेपर कितने बजे होगा? 9 बजे नीट से 9 to 12 मॉर्निंग में। यस ठीक है, ये डेट कंफर्म आ गई या फिर 2 to 5 होती है? कुछ याद है? एक बार कंफर्म करें ना
कि देखो याद रखना हमेशा, जिस टाइमिंग में नीट का एग्जाम होता है, याद रखना जिस टाइमिंग आवर में नीट का एग्जाम होता है, अगर मान लो नीट का एग्जाम होता है अगर 9 to 12, या फिर मान लो और अगर एग्जाम होता है मान लो 2 to 5 इवनिंग में, ठीक है, ये तुम्हें एनटीए के मतलब नीट के जो भी अगर फॉर्म भरा होगा उसमें तो आ गया होगा ना प्रॉपर लिख के, मैंने चेक नहीं किया। तो हमेशा ट्राई करना जिस टाइम पे नीट का पेपर होगा हम भी मॉक टेस्ट उसी टाइम पे दें। जैसे मान लो अभी यस नॉर्मली मॉक टेस्ट कब देते हो, किस टाइमिंग पे देते हो मॉक टेस्ट, तो फिक्स टाइमिंग है या फिर शाम कभी भी? को शाम को मतलब कितने सर, बजे से? शाम को शाम को मतलब कितने 7 बजे? बजे। 7 बजे से ना। अच्छा मान लो अगर तुम्हारा अगर एनटीए का एग्जाम अगर सुबह 9 बजे हो गया या फिर दोपहर के 2 बजे यस हो सर। गया, तो देखो मॉर्निंग में अगर 9 बजे हो गया तो ऑब्वियस बात है जिस दिन मेरा नीट का पेपर होगा उस दिन हम सुबह उठेंगे 5 बजे या 6 बजे। सेंटर हो सकता है कहीं और भी हो, फिर हमें जाने में टाइम लग जाता है। अब जब 9 बजे पेपर होगा ना तो क्या होता है कि उसमें तो हमें नींद आ रहा होगा, हो सकता है कि हमें नींद आए मॉर्निंग, क्योंकि हमारी कभी आदत नहीं है कि हम सुबह उठ के 9 से 12 मॉक टेस्ट दिया है कभी कभी, क्योंकि हमने कभी प्रैक्टिस किया ही नहीं है इस टाइमिंग पे। हमारी प्रैक्टिस कब है? शाम की, जब हमारे अंदर एनर्जी होता है, हमें कोई नींद नहीं आ रही होती है। तो बहुत लोग की ना गलती ये होती है। तो मैं ये कहता हूँ ना कि जब भी मॉक टेस्ट दिया करो तो एक्चुअल जो टाइम होगा नीट का, यहाँ का मान लो अगर तुम्हारा नीट का एग्जाम मॉर्निंग का टाइम है 9 से 12, तो एग्जाम भी हमेशा 9 बजे ही दिया करना, मतलब मॉक टेस्ट हमेशा 9 बजे दिया करो। ठीक है, तो क्या होगा ना तुम्हारा एक मेंटली तुम्हें ना एक हैबिट बन जाएगा एग्जाम देने का, कि हाँ कि अगर मैं 9 से 12 एग्जाम दे रहा हूँ तो मेरे कोई हेडेक नहीं होता है। ये तो क्या होता है ना बहुत लोग को ना 1 घंटा हुआ नहीं 1.5 घंटा हुआ नहीं कि सर दर्द शुरू हो जाता है लोगों के माइंड में। कभी ऐसा होता है मॉक टेस्ट देते समय कंटिन्यू हम 3 आवर एग्जाम दे रहे हैं, मतलब मॉक टेस्ट दे रहे हैं और हेडेक शुरू हो गया हो? यस सर। होता है, बहुत लोग होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमें हैबिट नहीं है ना। तो जो टाइम मॉक टेस्ट का होगा ना, एक्चुअल में जो डेट होगा मतलब नीट का टाइमिंग होगा उसी टाइम पे मॉक टेस्ट दे करना। स्टार्टिंग में तुम्हें हो सकता है सर दर्द दे, 1 घंटे बाद ही तुम्हें सर दर्द स्टार्ट हो जाए। 9 बजे टेस्ट दिए, 10 बजे से मेरा हेडेक शुरू हो गया माइंड में, ठीक कोई दिक्कत नहीं है अभी कर लो। लेकिन धीरे धीरे जब हैबिट हो जाएगा ना वो टाइमिंग वाली, तो तुम्हें जब नीट पेपर जाओगे ना वहाँ 3 आवर कब कंप्लीट हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, कोई हेडेक कुछ नहीं होने वाला वहाँ पर। ठीक है, तो ये तो बहुत कम लोग करते हैं, ये मैं देखा हूँ पर्सनली ना, लोग नहीं करते। लोग होता है कब मूड आया, कई मूड हुआ तो वो रात में दे रहे टेस्ट, कई मूड हुआ तो दोपहर में दे रहे, कभी मॉर्निंग में दे रहे। तो ऐसा मत करना, हमेशा नीट वाले टाइम पे ही देना मॉक टेस्ट। यस ठीक है, सर। तो इससे इससे क्या होना कि तुम्हारी मतलब इफिशियंसी और बढ़ जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, नहीं तो एक बार हेडेक शुरू हो जाता है ना फिर क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होते। जो क्वेश्चन आते हैं वो भी हम सॉल्व नहीं कर पाते इसलिए। ठीक है, यस सर। और कोई डाउट वगैरह इसमें पूछना हो तो नो सर। पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी तो अभी हम कह रहे हैं कि अभी तो जो भी है कि पेपर दो, मतलब अभी मॉक टेस्ट दो, जैसा होगा व्हाट्सएप पे भी है तो वहाँ भी चाहो तो मतलब मैसेज कर सकते हो, या फिर हो सकता है कि हम 10 डेज या 15 डेज के बाद फिर से कुछ और कुछ अगर कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आता है या फिर और कुछ टिप्स होगा ना वो, ठीक है, मतलब जरूर बताएंगे इसमें। या अगर आपने भी कुछ किसी को डाउट होगा अपना तो भी वहाँ पूछ सकते हो। यस ठीक है, सर। ठीक यस है, सर। चलो ओके। ओके सर।